नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई को हुए विमान हादसे ने पूरे देश को डरा दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद या यूं समझिए कि चंद सेकंड्स के बाद एयर इंडिया का एक विमान क्रैश होकर एक बिल्डिंग पर गिर गया था, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा विमान आग के गुबार में तब्दील हो गया। एयर इंडिया की यह फ्लाइट लंदन जा रही थी। इस हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया का विमान जिस कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर जाकर गिरा, उस हादसे के वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। इनमें से 34 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश कैसे हुआ? क्या उड़ान भरते ही विमान का इंजन फेल हो गया था? क्या पायलट की ओर से कोई गलती हुई थी या एन मौके पर कोई पक्षी प्लेन से टकरा गया? तेज गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ या फिर विमान पर कोई हमला हुआ या फिर कोई और इसकी वजह थी? खैर, जो भी वजह रही होगी वो जांच रिपोर्ट में सामने भी आएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए हाई लेवल जांच कमेटी गठित की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उससे पहले ड्रीम लाइनर विमान पर डीजीसीए ने सख्ती दिखाते हुए सभी विमानों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर प्लेन की मेंटेनेंस रिपोर्ट सौंपने का फरमान सुनाया है। देश के एक जिम्मेदार चैनल होते हुए न्यूज इंडिया ने भी एयर इंडिया की स्वामित्व वाली टाटा ग्रुप से कुछ सवाल पूछे हैं। हमने बकायदा एयरलाइंस को मेल किया है, हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। टाटा ग्रुप से न्यूज इंडिया ने जो सवाल पूछे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। टाटा ग्रुप से न्यूज इंडिया के सवाल समझिए। एयर इंडिया में कितने ड्रीम लाइनर उड़ान मौजूदा समय में भर रहे हैं? प्लेन के फिटनेस मानक और सुरक्षा मापदंड क्या हैं? हादसे के प्रबंधन और रोकथाम के लिए कौन से मानक हैं जिन्हें तय किया गया है? ड्रीम लाइनर बेड़े के लिए सामान्य रखरखाव कैसे होता है? यात्रा के दौरान बताया जाए कि कितने दिन पहले सर्विस हुई। यात्रा के दौरान बताया जाए कि विमान के कौन से कलपुर्जे कब बदले गए हैं। यात्रा के दौरान बताया जाना चाहिए कि विमान कितना पुराना है। आखिर भारत में एविएशन की खस्ता हालात क्यों हैं? क्यों यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर यात्रियों की सुरक्षा, उनको सुरक्षित करना किसकी जिम्मेदारी है? आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष कुमार हैं जो कि सीईओ हैं और फाउंडर हैं मिलेनियम एविएशन एकेडमी के, और उसके अलावा हमारे साथ में कैप्टन कबीर मलिक एविएशन एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं अब से एक चंद मिनटों के बाद। लेकिन इस बीच देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप से न्यूज इंडिया ने आखिरकार कौन से वो वाजिब सवाल पूछे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ में मेहमान कैप्टन कबीर मलिक जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, स्वागत के साथ सवाल। न्यूज इंडिया ने कुछ सवाल पूछे हैं और इस बीच देखिए डीजीसीए ने भी एक्शन लिया, गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया, कमेटी का गठन कर दिया गया है। पर ऐसे में जहन में बार बार ये कौंधता है कि आखिरकार इस प्लेन का अगर रखरखाव पहले से ठीक होता या मेंटेनेंस ठीक होती तो क्या हम इतने बड़े लॉस की खबर पढ़ रहे होते आज? देखिए, मैं सभी एजेंसीज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए और इन्होंने इसकी जो इंक्वायरीज और गाइडलाइन जारी की है उसके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट है। जितने भी हमारे यात्रीगण और दूसरे हमारे एविएशन क्रू मेंबर्स इसके अंदर ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों के लिए भी, उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक दुखद घटना है जिसके लिए मैं काफी बार 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 यही कहता हूं कि बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि ऐसी दर्दनाक घटना हमारे देश में हमारी एयरलाइन के साथ हुई, जो सबसे पुरानी एयरलाइन है आजादी के बाद की अभी तक की, और सबसे बड़ी एयरलाइन थी जिस एयरलाइन से सिंगापुर एयरलाइन ने ट्रेनिंग ली थी। आपको याद हो
और आज सिंगापुर एयरलाइन इस एयरलाइन से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन हमारी एयरलाइन के साथ क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ, इस ड्रीमलाइनर के साथ क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई, तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है। इस पर सोचने का और इसके ऊपर रिसर्च करने का, इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने का समय आ गया है। और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे जो ड्रीमलाइनर्स हैं उनको अभी ऑपरेशन में लाना चाहिए। उनका भी पूरे तरीके से नॉटिकल जांच होनी चाहिए, उनका पूरा इंजन जांच होनी चाहिए, उनकी लॉग चेक करनी चाहिए, किस किस समय पर उनकी मेंटेनेंस हुई है, रिपेयर हुई है, कौन से पार्ट को बदला गया है समय पर या नहीं बदला गया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये ड्रीमलाइन एयरक्राफ्ट है या कोई भी एयरक्राफ्ट है, हर पार्ट्स की एक मियाद होती है, तय सीमा तक और घंटों तक ही वो चलती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जो एयरक्राफ्ट था इसकी लॉग बुक प्रॉपरली मेंटेन हुई है, उस पार्ट्स को चेंज किया गया है, अगर किसी को रिपेयर किया गया है तो कब रिपेयर किया गया था, उसमें क्या प्रॉब्लम रही होगी, वो सारी चीजें उसकी लॉग बुक के अंदर मेंटेन होती है, मेंटेनेंस लॉग बुक होती है। और उसको क्लियरेंस देने वाले कौन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स उस टाइम पर रहे होंगे या अभी इस वक्त पर थे। तो ये विषय जो है बड़ा सोचने की बातें हैं। इसमें बहुत सारे सवाल आज के टाइम में उठकर आते हैं, क्या दूसरी एयरलाइन भी इस प्रकार का कोई ऐसा अनदेखा या जो है लापरवाही बरत रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि जितनी भी एयरलाइन अभी हमारी मौजूदा हालात में काम कर रही हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए भी गाइडलाइन तैयार की जाए। यही नहीं कि सिर्फ इसी एयरलाइन के ऊपर ही जांच बिठाई जाए, क्योंकि यात्री सभी एयरलाइनों में सफर करते हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी की माताएं हैं और किसी की बेटी हैं। तो हम नहीं चाहते दोबारा से इस प्रकार का कोई बड़ा हादसा हमारे देश में क्या बाहर भी किसी एविएशन इंडस्ट्री या कंट्री के अंदर हो। मानवता के नाते हमारा यही फर्ज बनता है कि हमें जितने भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं, हमारी जितनी भी एजेंसी हैं, वो इसके ऊपर मुस्तैदी से काम करें और इस पर ढिलाई या किसी प्रकार के लापरवाही बरतने का 1% का भी अपना चांस किसी भी एजेंसीज को और सीनियर्स को नहीं लेना चाहिए। कैप्टन कबीर, कल जब मैं आपसे बोइंग के बारे में हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल था, वो सवाल मैं चाहूंगी कि आज मैं कंटिन्यू करूं और मैं वो सवाल आपसे पूछूं। कैप्टन, देखिए, एक पायलट थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी दोपहर के समय ही, आई थिंक 5 o'clock समथिंग उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने एक जिक्र किया है कि हो सकता है कि प्लेन के अंदर जो सामान कार्गो किया जाता है उस सामान का वेट मैनेजमेंट या वो चार्ट बेहतर तरीके से प्रिपेयर ना हुआ हो, शायद इस वजह से जो प्लेन का टेल पोर्शन है वो अप नहीं हो रहा था। इसके कितने चांसेस हैं? हालांकि ये तमाम चीजें अभी जांच की जाएंगी, जांच के बाद निकल करके सामने आएगा। हम चांसेस पर बात कर रहे हैं, संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये एक छोटी सी गलती बहुत बड़े हादसे का निमंत्रक बन गई है? देखिए, मैं आपको बड़े टेक्निकल लैंग्वेज में, भाषा में समझाना चाहता हूं। जब किसी भी एयरक्राफ्ट को, चाहे वो छोटा एयरक्राफ्ट है, बड़ा एयरक्राफ्ट है, मीडियम साइज एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, उसका पेलोड का एक पे शीट होती है। तो उसका रखने का तरीका और उसको लोड करने का तरीका सारा डिजाइन होता है और उसी के मुताबिक उसके कार्गो सेक्शन में और उसके जो सामान रखने का जो एरिया क्षेत्र होता है जहाज के बेली क्षेत्र में, उसमें उसको रखा जाता है और वेट को डाइवर्ट किया जाता है। उसके अंदर ग्राफिकल एक इमेज होती है, उस इमेज के हिसाब से एक शीट होती है 4x4 की, उसके ऊपर पूरा डिजाइन मेंशन होता है कि इस वेट इस कॉर्नर में जाएगा, ये वेट इस कॉर्नर में जाएगा। कोई अगर इनफ्लेबल चीजें हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स के अंदर उसको रखा जाता है। कोई लिक्विड वाली चीजें हैं तो उसको लिक्विड के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। अगर कोई कहे कि ऐसा एक्स्ट्रा लोड हो गया तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो हो सकता है अपने एक्सपीरियंस जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हो, लेकिन टेक्निकल भाषा में मैं इसका विरोध करूंगा। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ बनता है तो आपने देखा होगा कि ओवरलोड होने से प्लेन, आप बता रहे हैं कि टेल उठ नहीं रही थी, नहीं। देखिए, प्रोसीजर है, जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो हमेशा टेल नीचे की तरफ ही होती है, तो उसका एंगल ऑफ अटैक जो होता है हमेशा नोज अप रहती है। और आपने देखा होगा कि कुछ हाइट तक अगर आप नोटिस करेंगे कि 600 और 700 फीट तक प्लेन बड़े अच्छे तरीके से ग्लाइड करके जो है उसने क्लाइंब कर रहा था।
और इमीडिएट जब वो इस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा तो उसने एकदम से पावर लूज किया। अगर कुछ इस प्रकार कुछ इस प्रकार का होता तो मुझे नहीं लगता वो इतनी हाइट ले पाता। तो इसमें कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, वो जैसे बार बार उसको दोहराया जा रहा है कि सीवीआर भी मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। अभी उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, एक ज्वाइंट कमेटी बनती है उसके अंदर, और मेरे को लगता है शायद आज में वो कमेटी गठित हो जाएगी और विद इन दिस वीक मुझे लग रहा है अभी 2-4-5 दिन के अंदर ही इसकी डिटेल्स आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैप्टन कबीर, जो टीम पूरी बनाई गई है उस टीम के अंदर कई लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय से अजय भल्ला गृह सचिव हैं, उनको जो है अध्यक्षता दी गई है। आप इस टीम को कैसे देखते हैं जो समिति गठित की गई है? इसमें हालांकि गृह मंत्रालय प्लस राज्य गृह विभाग दोनों को ही शामिल किया गया है, डीजीसीए के कुछ अधिकारी हैं और उसके अलावा जो जांच एजेंसीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, वो अलग से भी जांच कर रही हैं और सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है उसमें भी इन रिलायबल एजेंसीज के कुछ नुमाइंदों को या यूं कहिए कि सदस्यों को शामिल किया गया है। देखिए पूजा, जो अभी आपने नाम लिया अजय भल्ला जी का, अजय भल्ला जी एक बहुत ही होनहार, काबिल और एक्सपीरियंस ऑफिसर रहे हैं। इनका जो रिकॉर्ड रहा है अपने लाइफ टाइम में, सर्विस टाइम में, बहुत अच्छा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी हेड भी रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री के कुछ सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है और ये एक्सटेंशन पे भी इन्होंने काफी वर्ष काम किया है। इनका अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत सुलझे हुए, अनुभवी, एजुकेटेड और सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व के इंसान है। और अगर इनको इसमें अपॉइंट किया गया है तो ये बड़ी मुस्तैदी से, ईमानदारी से और बड़ी बारीकी से इसका इंस्पेक्शन करेंगे, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। और जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ और एजेंसीज हैं, ये एक प्रोसीजर है। जब भी कोई विमान हादसा होता है उस हादसे के अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले हमारे देश के अंदर एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एजेंसी नहीं हुआ करती थी। हमें अगर कुछ भी काम करना पड़ता था या कुछ भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती थी तो जो 1934 आर्टिकल 7 के अंदर एक प्रोसीजर होता था। हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, आईटा से, उनको कॉल किया करते थे तो उनकी टीम आके ये सारी इन्वेस्टिगेशन किया करती थी। लेकिन आपको जानकर ये बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी 2012 के अंदर 30 जून को हमारी AIB की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी और वो बड़े मुस्तैदी से, बड़े एक्सपीरियंस लोग उसमें काम कर रहे हैं। और काफी, जैसे स्टेट, जिसे गुजरात में इसका हादसा हुआ है अहमदाबाद में, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्टेट मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री वहां की इसमें इन्वॉल्व है। भारत की मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। DGCA की टीम इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक हमारे एक्सपर्ट पायलट्स जो होते हैं, जो टाइम टू टाइम अपनी एविएशन को अपने सजेशन, सुझाव देते रहते हैं कि बेटरमेंट और कैसे कैसे सेफ्टी नॉर्म्स को और दुरुस्त किया जाए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है, वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और कुछ और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और सीक्रेट तौर से सभी पहलुओं पर, सभी दृष्टिकोण से इस एक्सीडेंट के ऊपर नजर बनाए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू, मेरे बात चल रही थी किसी चैनल पे, मुझे याद नहीं है उस चैनल का नाम, तो किसी सज्जन ने उसमें बताया था कि इसको हाईजैक कर लिया गया और ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये बात मैं तो अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को ऐसा ही करना था तो सिर्फ यही एयरक्राफ्ट को क्यों हाईजैक किया गया। हिंदुस्तान में उस वक्त लगभग, मेरे हिसाब से उस वक्त, उस समय पर तकरीबन ये मान के चलिएगा 300, 350, 400 फ्लाइटें टेक ऑफ, लैंडिंग और आसमान में थी, तो उनके ऊपर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो ये बात। और दूसरा, हमारा हिंदुस्तान, हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, इतना कमजोर नहीं है कि इसकी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए इस तरीके से, और हमारे किसी भी संसाधन पर या किसी एयरक्राफ्ट पर या दूसरी चीजों के ऊपर इसका वो अपना कमांड या कंट्रोल कर सके। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में भारत वो भारत नहीं है
जो लोग पहले इसके बारे में सोचा करते थे, हमारे दुश्मन देश इसके बारे में सोचा करते थे, टेररिस्ट इसके बारे में सोचा करते हैं, अब तो उनको सोचने पर पसीना आता है कि देश की टेक्नोलॉजी, हमारे सिपाही, हमारे आर्मी, हमारी फोर्स, हमारी सरकार के नुमाइंदे और दूसरे टेक्निकल इंजीनियर्स हमारे बहुत ही एडवांस और पढ़ी लिखी अवस्था में जो भी रिसर्च और ये कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। देश के वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज मुंह बाय खड़ी है हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारे जो आर्म्स एमिनेशंस हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बाय करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इस चर्चा को खास बनाया। देखिए, फाइनल कॉल का लगातार न्यूज इंडिया जिक्र कर रहा है, लगातार हम बात इस बात पर कर रहे हैं कि आखिरकार बोइंग की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है या फिर एयर इंडिया के रखरखाव में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है वो इंफॉर्मेशन ये भी कहती है कि डीजीसीए ने एयर इंडिया को कई बार फाइन भी चार्ज किए थे और उसके अलावा कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस को लेकर के भी कई बार कॉल दिया गया था। उसके बावजूद एयर इंडिया ने अपने विमानों के रखरखाव को ठीक नहीं किया। नागरिक उन्नयन मंत्रालय का एक्शन देखने को मिला है इस पूरी घटना पर। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अजय कुमार भल्ला, जो कि केंद्रीय गृह सचिव हैं, सदस्य के तौर पर समीर कुमार सिन्हा को शामिल किया गया है। ये नागरिक उन्नयन मंत्रालय के सचिव हैं। गृह मंत्रालय और गुजरात राज्य गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। गुजरात राज्य आपदा यानी कि डिजास्टर प्राधिकरण के प्रतिनिधि को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक पुलिस आयुक्त हैं अहमदाबाद के, उन्हें भी जांच कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। डीजीसीए, बीसीएएस, भारतीय वायुसेना फॉरेंसिक विभाग, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी, विमानन विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार, दुर्घटना की जांच करने वाले लोग, इन तमाम लोगों को जांच कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश पर डीजीसीए सख्त हो गया है। सुरक्षा जांच के बाद ही एयर इंडिया के बोइंग विमान उड़ेंगे। आपको बता दें, अगर एयर इंडिया के बोइंग विमान बेड़े की बात की जाए तो इनके पास 27 बोइंग विमान हैं, जिनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब एयर इंडिया के पास 26 बोइंग विमान मौजूदा समय में फ्लाई करने की कंडीशन में है, ऐसा दावा एयर इंडिया करता है। उन्हीं के लिए डीजीसीए ने एक हार्डकोर लाइन तय कर दी है। सुरक्षा जांच के बाद ही उड़ सकेंगे एयर इंडिया के बोइंग विमान। ईंधन पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच जरूरी होगी। कैबिन और एयर कंप्रेशर की स्थिति और प्रणाली की जांच की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल का सिस्टम टेस्ट होगा। इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्चुएटर की ऑपरेशनल टेस्टिंग, टेक ऑफ पैरामीटर की समीक्षा, ऑयल सिस्टम की जांच, हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विस एबिलिटी की जांच होगी। ट्रांजिट पर फ्लाइट कंट्रोल जांच एकदम जरूरी होगी। उड़ान से पहले एयर इंडिया के विमानों की सघन जांच होगी। ड्रीमलाइनर विमानों पर 2 सप्ताह के अंदर पावर टेस्ट होगा। 15 दिनों में आ रही तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द डीजीसीए को मेंटेनेंस रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये डीजीसीए ने एयर इंडिया के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, या यूं समझिए कि निर्देश जारी कर दिए हैं। लगातार ड्रीमलाइनर और साथ में एयर इंडिया, इन दोनों पर ही गाज गिरती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे नागरिक उन्नयन विभाग की बात की जाए या फिर डीजीसीए की बात की जाए या अलग अलग जांच एजेंसीज की। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाते हुए सदस्यों को शामिल कर दिया गया है, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सौंपी जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पीएमओ को रिपोर्ट सौंपने की बात भी बीच में सामने आ रही थी। पीएमओ ने भी इस हादसे को लेकर के रिपोर्ट मांगी है। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि इस पूरी घटना पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि और देशों का कनेक्शन भी जुड़ता है। 53 ब्रिटिश नागरिक प्लेन में सवार थे, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियाई। इस वजह से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि कई और देशों की भी जांच एजेंसियां
शामिल हो गई हैं। डीजीसीए ने फरमान दे दिया है। और ये जो फाइल फुटेज आप देख पा रहे हैं, ब्लैक बॉक्स प्लस ब्लैक बॉक्स का डीवीआर, यही वो की है जिसके जरिए कई सारे राज से पर्दा उठेगा। सभी को इंतजार इस बात का कि जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा कि 12 तारीख को घटना एयर इंडिया के बोइंग एयरक्राफ्ट के साथ होती है और उसके बाद थाईलैंड में एयर इंडिया के एक प्लान को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। टाटा का ड्रीम लाइनर कैसे बना डेथ लाइनर, यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी जब एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया। चलिए, हमारे साथ अगली मेहमान जुड़ गई हैं, ऋतु मुद्रा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। बहुत स्वागत है ऋतु जी। मैम, स्वागत के साथ सवाल भी है। देखिए, ये इतनी बड़ी त्रासदी हमारे सामने है जिसके बाद शायद मानवीय पहलुओं की भी ज़रूरत होगी और तमाम उन क्षेत्रों पर भी काम करने की ज़रूरत होगी कि हम इंसान की जान को कम से कम भेड़ बकरी ना समझें। बिल्कुल, जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक तो मतलब दिल दहला हुआ है अंदर से कि वो बेचारे किस रास्ते वहां जा रहे थे। कोई घूमने जा रहा था, कोई फैमिली के लिए मिलने जा रहा था, कोई फर्स्ट टाइम अपनी बीवी की शादी, मतलब शादी के बाद बीवी अपने पति से मिलने जा रही थी। उनके दिल में कितने अरमान लेके जा रहे होंगे। कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो इंडिया छोड़ के वहां पे अपना काम सर्विस वगैरह ज्वाइन करने वाले थे। कितने अरमान लेके कोई इतना लंदन जा रहा होगा। उनके अरमानों का उनका कितना मतलब एकदम खून लहूलुहान हो गए वो बेचारे, जो जितनी बुरी तरह से आग लगी हम लोग देखकर उसके अंदर शॉक्ड हैं। तो जिनके परिवार वाले, उनके परिवारजन, उनके माता पिता, उनके भाई बहन कितने ज्यादा अंदर से हतप्रत हो चुके होंगे। ये जब न्यूज उन तक पहुंची होगी तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहीं पैसा देने से आपका जो गया है फैमिली के मेंबर, वो वापस नहीं आ जाएंगे। ये तो मतलब एक तरीके से कहीं इतनी बड़ी चूक है सुरक्षा में और उसकी चेक करने में विमान को, कि उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया। उसके अंदर इतनी बड़ी खामी है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, आप सब जानते ही हैं। इतनी न्यूज आ रही है इस पे, इंस्टा पर इतने वीडियोस मैं देख रही हूँ, सब जगह आ रहे हैं कि उस विमान में पहले भी परेशानियां चल रही थी, काफी साल से चल रही थी। और उस कभी एसी उसके काम नहीं कर रहे थे, कभी उसके अंदर कुछ और परेशानी आ रही थी तकनीकी, लेकिन उसके बाद भी ये विमान उड़ाया गया। ये बहुत बड़ा एजेंसियों पे सवाल है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज पर सवाल है, ये गवर्नमेंट पे सवाल है कि उन्होंने इंसानों की जान को कुछ समझा ही नहीं। बिल्कुल, क्या इंसान का खून इतना सस्ता है? कल जब मैं कई और कैबिन क्रूज से भी बातचीत कर रही थी और उसके अलावा कई एविएशन एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में जुड़े। एक तो मिलेनियम एविएशन एकेडमी भी चलाते हैं मनीष कुमार जी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। हालांकि वो हो सकता है कि इस बुलेटिन के दौरान भी हमारी बातचीत में जुड़ जाए। उन्होंने और कैबिन क्रूज स्टाफ जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, हालांकि वो पूर्व कैबिन क्रूज स्टाफ था, उन्होंने इस बात को कोड किया कि डीजीसीए जो लाइंस जो है कैबिन क्रू के लिए और एविएशन कंपनीज के लिए तय करती है, वो खुद उसको फॉलो नहीं करती। आपको लगता है क्या कि डीजीसीए की इंटरनल कुछ ऐसी कमियां हैं जो सामने आनी चाहिए, या फिर उस पर काम डीजीसीए को खुद भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो डीजीसीए काम करेगी उसके बिना तो ये फ्लाइट्स टेक ऑफ ही नहीं होनी चाहिए। जो जिनके अंदर एक तो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद जो कंपनी उसके पास में है, जिस कंपनी के अंडर वो प्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप, तो उनको अपनी सिक्योरिटी पूरी प्लेन की बताइए
मतलब 265 लोग, 242 तो उस प्लेन के, चलिए एक उनकी किस्मत थी जो बच गए, 241 लोग वहां मरे, और जो बाहर जो हमारे 34 आगे के भविष्य के डॉक्टर थे, होने वाले डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु हुई। कितना ज्यादा वो बच्चे पढ़ने के लिए वहां गए हुए थे, उनकी फैमिलीज का भी सोचिए क्या हाल हो रहा होगा कि उन्होंने वो वहां पर वो बिल्कुल। बच्चे भी सेफ नहीं हैं। और ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे थे इंटर्न्स, बल्कि वो बिल्कुल। तमाम लोग भी जो बाहर अपना नॉर्मली बिजनेस चला रहे थे। बहुत शुक्रिया ऋतु मुद्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।